नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 12 जुलाई की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही, फटाफट एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली और जो अहम बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो संसद से निकल के आ रही, जहाँ पर एक बार फिर से पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ईवीएम हटाने की मांग कर रहा है और जबरदस्त संसद पर विरोध किया है। काली पट्टी बांध के काला बैनर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ईवीएम हटाओ देश बचाओ के तहत टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, सीपीआईएम समेत तमाम विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो लंदन से आने के बाद अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ है। इसको लेकर सपा के बड़े नेता आजम खान ने जबरदस्त बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरा विपक्ष इस्तीफा दे और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है और उनसे हमने कहा है कि इस्तीफा देने वालों में सबसे पहले हम इस्तीफा देंगे संसद से और ईवीएम का ज़बरदस्त विरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि आज स्थिति अंग्रेजों से भी ज़्यादा खराब हो गई है, ऐसा कहना समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का है। ये बातें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होने की बात कही है। दरअसल संसद परिसर में बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक सरकार में आए राजनीतिक संकट पर कांग्रेस और द्रमुक सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया था। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने इस्तीफा देकर गठबंधन सरकार को संकट में डाल दिया। अब आजम खान के बयान पर नजर डालें तो वो पहले ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने ये बात कही हो। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी ऐसी मांग कर चुके हैं। ठाकरे ने बयान देते हुए कहा था कि मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करवाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईवीएम और बैलेट पेपर की बात है तो धीरे धीरे वो चिंगारी फूट रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सभी विपक्षी दल क्यों नहीं एक हो रहे हैं, क्योंकि संसद की बात करें तो संसद परिषद में केवल टीएमसी, एसपी, एनसीपी, आरजेडी, सीपीआईएम ही थी। ना तो कांग्रेस पार्टी, ना तो कर्नाटक की जेडीएस, ना तो बीएसपी, ना तो और रीजनल पार्टियां यहाँ पर दिखाई नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर समूचा विपक्ष एक होकर एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ता है तो आने वाले समय में परिणाम कांग्रेस को ही काफ़ी मुसीबत में डालने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का बयान आया है, इसके बाद से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरीके से एक्टिव है और अब ईवीएम को लेकर सबसे पहले उनकी लड़ाई ईवीएम को लेकर ही होने वाली है। हालांकि संसद में आज क्या होता है हम आपको पूरी तरीके से खबर फटाफट बताएंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन, अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें कि आप इस पर क्या सोचते हैं। साथ ही इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब अगली बड़ी खबर ले लेते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है ट्रेन हवाई अड्डों के बाद अब SAIL के 3 स्टील प्लांट्स निजी कंपनियों को बेचेगी मोदी सरकार। जी हाँ, 2 ट्रेन और 6 हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब मोदी सरकार महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के 3 प्लांट निजी कंपनियों को बेचने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए किया है। सरकार नोटबंदी और जीएसटी के बाद विनिवेश के मोर्चे पर पिछड़ गई है, जिससे उबरने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जिन 3 प्लांट को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है उसमें पश्चिम बंगाल स्थित सेल का आयल स्टील प्लांट, तमिलनाडु स्थित सलेम स्टील प्लांट और कर्नाटक की भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट शामिल है। इन तीनों प्लांट में 100% हिस्सेदारी बेची जाएगी। ये प्लांट 2 अलग अलग चरणों में बेचे जाएंगे। इन प्लांटों की बिक्री नीलामी के जरिए हो सकती है। 8 अगस्त 2019 को उन्हें निजी कंपनियों की घोषणा की जाएगी जिन्हें ये प्लाट दिए जाने हैं। गौरतलब है कि विनिवेश का आधार ये होता रहा है कि जो सरकारी उपक्रम लगातार नुकसान में चल रहे हैं उन्हें बेच दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये स्टील प्लांट घाटे में चल रहे हैं, इसी वजह से इन्हें निजी हाथों में बेचा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है उससे सवाल भविष्य में आने वाली और संस्थाओं को लेकर खतरा बढ़ गया है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है चीन से। चीन में मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ 22 देशों ने उठाई है आवाज़, लेकिन इसमें कोई भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। जी हाँ, चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ 22 पश्चिमी देशों ने आवाज़ बुलंद की है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि 22 पश्चिमी देशों ने एक बयान जारी करके चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों की नज़रबंदी को खत्म करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों से चीन से अपील करते हुए कहा है कि वह
सिंजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मनमाने तरीके से हुई नज़रबंदी और अन्य उल्लंघनों को खत्म करे। उत्पीड़न को लेकर चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें कोई भी मुस्लिम देश नहीं शामिल है। ये अपने आप में सोचने की बात है। हैरानी की बात तो यह है कि उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले इन देशों की फहरिस्त में किसी भी मुस्लिम बाहुल्य देश का नाम शामिल नहीं है, जिनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना भी की जा रही है। लेकिन अब देखने की बात होती है कि चीन का फैसला क्या होता है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से उपचुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम मांग लिया है और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से जल्द ही उपचुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेता विधायकी के लिए टिकट अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में इस वक्त 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को जुलाई 2010 में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में गुजरात के सौराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दीनू बघेला और 6 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 6 जुलाई के इन सभी दोषी करार दिया गया है और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। दूसरे दोषियों में सांसद का भतीजा शिवा सोलंकी, संजय चौहान, शैलेश पांड्या, पचन देसाई, उराजी ठाकुर और पुलिस कांस्टेबल बहादुर सिंह वाडेर शामिल है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से उम्र कैद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद को हुआ है। और अगली जो बड़ी खबर दोस्तों, वो है कर्नाटका में नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से खुली गुंडाई देखने को मिल रही है। कल हम आपको बता दें कि मुंबई में डीके शिवकुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था। कारण था ये कि जहां पर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के बागी विधायक ठहरे थे, वहां पर डीके शिवकुमार उस होटल में जा रहे थे, लेकिन उस होटल की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के आदेश पर वहां पुलिस कमिश्नर पुलिसों को तैनात कर दिया था। साथ में पुलिस कमिश्नर स्वयं वहां पर मौजूद थे और उन्होंने डीके शिवकुमार को अंदर जाने से मना कर दिया था और वहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया था। और पूरी तरीके से वहां पर बीजेपी की गुंडाई साफ मोदी सरकार की दिखाई दे रही है। और कर्नाटका की जिस तरीके से राजनीति हल्के में मचा हुआ है, यहाँ पर बीजेपी, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी काम करा रही है, लेकिन कोई भी बोलने वाला फिलहाल नहीं है। इसलिए लोकतंत्र माना जा रहा है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हालांकि अगला नंबर माना जा रहा है कि वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी अगली बार सरकार गिरने वाली है। फिलहाल अब ऐसा ही होगा और ये खबरों में केवल खबर रह जाएगी। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है झारखंड में एक बाइक चोरी करने के जुर्म में तबरेज अंसारी के नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये मामला सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गया था, लेकिन तबरेज अंसारी की मौत की असल वजह आज आई है जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। जी हाँ, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तबरेज अंसारी की मौत सिर की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि सिर पे काफी ज्यादा पिटाई होने के कारण तबरेज अंसारी का ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसकी मौत हो गई। पिछले महीने बाइक चोरी में हाथ होने की आशंका के चलते लोगों के एक समूह ने तबरेज को जबरदस्त पीटा था और उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था। घटनास्थल से उनके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई है। मारपीट की घटना 1 हफ्ते बाद अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उनकी हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन पहले सरायकेला पुलिस को सौंपी गई। पुलिस के एक सूत्रों ने आईएनएस से कहा है कि जांच के दौरान ये पाया गया कि तबरेज अंसारी को बचाने के लिए 2 थानों के प्रभारी अधिकारी ने स्वयं समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सूत्रों ने कहा है कि स्थानीय ग्राम प्रधान ने पुलिस को घटना के बारे में देर रात 2 बजे सूचित किया, लेकिन वो 6 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि जिन डॉक्टरों ने तबरेज का इलाज किया था, उन्होंने भी ठीक से जांच नहीं की थी। एक्सरे रिपोर्ट में उनकी सिर की हड्डी टूटी पाई गई, लेकिन ब्रेन हेमरेज के लिए उनका इलाज नहीं किया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया था। अंसारी की हत्या को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने 5 जुलाई को अंसारी की मॉब लिंचिंग के मामले में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन पर भी एक रिपोर्ट मांगी थी। उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई के विरोध प्रदर्शन पर नाखुशी जाहिर की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद इन सिलसिले पर अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये दिखाता है किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में भीड़ बड़े ही आसानी से किसी को भी मार दे, लेकिन पुलिस प्रशासन और बीजेपी वालों पूरी तरीके से उनको गिरफ्तार भी नहीं करते हैं। और यही कारण है कि इतने दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक तबरेज अंसारी की मौत कैसे हुई, उनका गुनहगार कौन है, आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ये है बीजेपी राज। बीजेपी राज में आप किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये है अच्छे दिन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि तबरेज अंसारी की मौत तो एक भीड़ द्वारा हिंसा हो गई है? फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।